13.4 second part. Now we are going to solve. We have to arrange these amines in increasing order of basic strength. तो ये एरोमेटिक अमाइन है, ये भी एरोमेटिक अमाइन है, ये हमारे पास 2 डिग्री इथाइलअमीन है और ये 1 डिग्री मिथाइलअमीन है। तो आप बात समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर है दैट विल बी ऑफ 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, वो भी कौन सा वाला, इथाइल वाला। इससे कम जो बेसिक कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा मिथाइलअमीन का, CH3NH2, और इससे कम बेसिक कैरेक्टर रहेगा एन मिथाइल एनिलीन का, जो कि एक एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन है। देखिए ये NH और सॉरी बल्कि N है, टर्शरी है ये, N पर 2 CH3 है। दिस इज डाइमिथाइल बेंजीनामाइन और डाइमिथाइल एनिलीन। ये आपके पास 3 डिग्री अमाइन है और सबसे कम जो बेसिक कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा हमारे पास बेंजीन पर NH2 ग्रुप। तो ये आपके पास एरोमेटिक अमाइन है 1 डिग्री। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का। कोशिश करेंगे ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन ना लगाएं अगर आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात बार बार कहते रहते हैं, इसी तरह से आप भी अपने मन की बात इस एरो पर लिख सकते हैं और एरो का डायरेक्शन सही रखें। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb which is ionization constant of base। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नाउ वी सी द थर्ड पार्ट। वी हैव टू अरेंज these amines in increasing order of basic strength। तो 3 है यहाँ पर, एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन और टोल्यूडीन। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर कोई भी प्लस आई फैट ग्रुप, अगर कोई प्लस आई फैट ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। ये आपके पास एनिलीन है और इसकी पैरा पोजीशन पर जब CH3 ग्रुप आ जाएगा, इट इज कॉल्ड पैरा टोल्यूडीन व्हिच इज CH3 शोज प्लस आई फैट। तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और जो एनिलीन है उस पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हो, और ना ही कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पर बढ़ा रहा हो। तो एनिलीन आ जाएगा और सबसे कम जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो होगा नाइट्रो एनिलीन का, जिसमें जो NO2 ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से नाइट्रोजन पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन एटम पर इन केस ऑफ NH2 ग्रुप, वो थोड़ी सी डिक्रीज कर देगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb वैल्यू। लास्ट वाले केस में जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम पर बढ़ाएगा। जो लोन पे इलेक्ट्रॉन तो है ही नाइट्रोजन एटम पर, उसी वजह से लुईस बेस कैरेक्टर होगा। लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इस नाइट्रोजन पर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन एटम पर, उतना ही तेजी से नाइट्रोजन लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पोजीशन में रहेगा। NH2 में क्या है, ये जो एनिलीन है इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा हो या बढ़ा रहा हो। जबकि जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम करेगा, और इसलिए जो बेसिक कैरेक्टर है वो
पैरा नाइट्रोएनिलीन का सबसे कम होगा, और जो पैरा टोल्यूडीन है यानी कि पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप के CH3 आ जाए बेंजीन में, देन इट इज कॉल्ड पैरा टोल्यूडीन। तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इन तीनों कंपाउंड्स में। इसे भी हमें ये जो बी पार्ट है इसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ करना है, यानी जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा वो सबसे बाद में आएगा। तो देखिए ये तीनों ही एरोमेटिक है, नहीं ये एरोमेटिक अमाइन है, सेकंड वाला एरोमेटिक अमाइन है, लेकिन ये एरोमेटिक अमाइन नहीं है, ये आपका बेंजाइल अमीन है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, बेंजाइल अमीन का होगा, दैट इज C6H5 CH2NH2। ये मिथेनामाइन का डेरिवेटिव माना जाएगा। इसका नाम क्या होगा आईपीएससी में, इसका आईपीएससी में नेम क्या होगा, देखिए कार्बन नंबर 1 है, मिथेनामाइन है, CH3NH2 का डेरिवेटिव है, इट इज सिंपली कॉल्ड फिनाइल मिथेनामाइन। यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, देखिए है ना, तो बेंजीन अमाइन नहीं है आपका। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ CH3NH2। CH3NH2 क्या हो गया, मिथेनामाइन। इसका एक H रिप्लेस किया, यहाँ CH2 रह गया, और यहाँ क्या आ गया, फिनाइल रिंग आ गई, जिसको शॉर्ट में PH लिख सकता हूँ। सो इट इज, क्योंकि कार्बन एक ही है तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, 1 पर ही फिनाइल है, 1 पे ही अमाइन ग्रुप है, तो इट इज फिनाइल मिथेनामाइन। जो सेकंड कंपाउंड है C6H5NHCH3, C6H5NHCH3, यहाँ पर ये एरोमेटिक अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और इसका नाम हो जाएगा N-मिथाइल बेंजीनामाइन। लेकिन जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई फेट ग्रुप है, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम पर बढ़ाएगा, और इसका बेसिक कैरेक्टर एनिलीन के मुकाबले, जिसमें कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा हो, तो इस तरह से एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया इन तीनों कंपाउंड्स में। एन मिथाइल एनिलीन का एनिलीन से ज्यादा हो गया, और फिनाइल मिथेनामाइन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इन तीनों में। तो इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb वैल्यू। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to arrange in decreasing order of basic strength in gas phase। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गैस फेज में प्लीज नोट इट डाउन, ओनली प्लस आई इफेक्ट वर्क्स, ओनली प्लस आई इफेक्ट वर्क्स इन गैसियस स्टेट। इस बात का ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने आपको बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक अमाइंस का बताया था कि प्लस आई इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करेगा, हार्डेशन एंथैल्पी पे भी डिपेंड करेगा। तो गैसियस स्टेट अगर है तो इस बात का ध्यान रखेंगे, गैसियस स्टेट में जो बेसिक कैरेक्टर है इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन प्लस आई इफेक्ट। तो आप देखिए ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है, और ये आपके पास अमोनिया है। तो केवल प्लस आई इफेक्ट देखना है आपको सब। तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ होगा, टर्शियरी अमाइन में, NC2H5 होल थ्राइस, ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड है, 3 डिग्री ट्राई इथाइल अमाइन है ना। इसके बाद कौन सा रहेगा, डाई इथाइल अमाइन C2H5 C2H5NH C2H5, दिस इज 2 डिग्री, और इससे कम C2H5NH2, दिस इज 1 डिग्री, और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया में कोई भी ऐसा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका हो गया, ट्राई इथाइल अमीन का, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसे जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे 2 ग्रुप है,
यहाँ पर ऐसा एक ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट वाला, और अमोनिया में एक भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। सो दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आप कोशिश करें साइन 1 ना लगाएं, क्योंकि आपकी साइन की मुझे मालूम है काफी आप लोग मिस्टेक कर लेते हैं ग्रेटर देन स्मॉलर देन में, तो इसलिए कॉमा लगा के बात करें और अपने मन की बात इस एरो पर लिख दें, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मैं काफी बार बच्चों को ये बात समझा चुका हूँ, और जब एग्जाम दे करके आते हैं तो अपना सिर पीटते हैं, अरे सर ने साइन उल्टी कर दी। आप साइन को मत यूज करिए, अगर कंफ्यूजन है आप अपने मन की बात एरो पे लिख दीजिए, बात खत्म हो। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सभी को मालूम है ये अल्कोहल है, ये आपके पास 2 डिग्री अमाइन है, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन एंड दिस इज योर अल्कोहल। तो आप सभी को मालूम है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो C2H5OH सबसे बाद में आ गया। उसके बाद अमाइंस में आप देखते हो कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतनी ज्यादा H बॉन्डिंग बन सकती है। तो प्राइमरी अमाइन में जो H एटम्स हैं वो कितने अवेलेबल रहते हैं, 2 रहते हैं, NH2। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा। और जहां पर आपके पास हाइड्रोजन एटम कम हो गए सेकेंडरी अमाइन में, वहां पे केवल एक ही H एटम है H बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम रहेगी। तो इस तरह से दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोशिश करें साइन ना लगाएं। लास्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये एरोमेटिक है, इसमें तो काफी बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है C6H5, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। तो आप सभी को मालूम है जहां पे H का नंबर ज्यादा नाइट्रोजन के साथ, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एक्सटेंट है वो सबसे ज्यादा होगी। तो 1 डिग्री की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, इससे कम 2 डिग्री की, और जो एरोमेटिक अमाइंस हैं उनमें C6H5 यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। यानी कि C6H5NH2 जो एनिलीन आपके पास है, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे कम होगी। हालांकि H बॉन्डिंग की NH2 के H तो बना सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बड़ा हो गया है, तो इसलिए जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो आपका ये रहेगा, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। दिस इज 13.3 of exercise. Account for the following: pKb of aniline is more than that of methylamine. आप सभी को मालूम है अगर आप एनिलीन और मिथाइल अमीन के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम है कि एनिलीन के अंदर जो NH2 ग्रुप है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी प्लस आर इफेक्ट की वजह से। और जो एनिलीन है उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा इन कंपैरेटिव टू मिथाइल अमीन, जहां पे जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट रखेगा और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो एक बात तो समझ में आ गई, मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। और ये बात आपको मालूम है जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb which is the ionization constant of base और inversely proportional to pKb। तो अब आप आंसर बता सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, pKb of aniline is more than that of methylamine। pKb जब एनिलीन का ज्यादा होगा तो एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा, कम। जब pKb वैल्यू एनिलीन की ज्यादा होगी तभी तो एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो आप बता दीजिए, बिकॉज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन एटम इन केस ऑफ एनिलीन, whereas in case of methylamine
due to plus I effect, electron density increases on nitrogen atom. Thus, aniline is less basic than methylamine, and that's why pKb of aniline is more than that of methylamine. बेसिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा pKb. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर whereas aniline is not. तो देखिए दोनों ही प्राइमरी अमीन्स हैं, लेकिन एनिलीन का जो C6H5 वाला पोर्शन है दैट इज मोर हाइड्रोफोबिक. ये जो NH2 है ये तो कोशिश करता है सॉल्युबल बनाने के लिए वाटर में H बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है C6H5 वाला, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है एनिलीन के अंदर, ये काफी बड़ा है. तो बस इसमें सिंपल सी बात आप लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट इन केस ऑफ aniline. बस ऐसा लिख देंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट इन केस ऑफ aniline, aniline is less soluble in or insoluble in water. ठीक है. और इथाइल में तो क्योंकि दो ये H एटम H बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी छोटा है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में रहेगी. ठीक है. तो इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड स्मॉल हाइड्रोफोबिक पार्ट, whereas aniline is insoluble in water due to the presence of large hydrophobic part. तो इथाइल अमीन के केस में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो छोटा है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरेटिव टू aniline. Now we will go for some more chemical properties of amines in which we have to study about alkylation. और ये alkylation आपने यहां क्लास 12 में यूनिट 10 में स्टडी किया हुआ है. कैसे कराते हैं alkylation वो आप सीख लीजिए. देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्राइमरी अमाइन है, मिथेनामाइन है. जब आप इसका ट्रीटमेंट किसी भी एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, मैं सिंपलिसिटी के लिए मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूं, तो ये H यहां से और ये Cl, ये HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा, और एक जो एल्काइल ग्रुप है वो इस N के साथ बॉन्ड डेवलप कर लेगा. तो ये आपके पास 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा. इसी को आप और कंटिन्यू करेंगे, एक बार और CH3Cl से करा देंगे, तो यहाँ का ये H और ये Cl एलिमिनेट हो जाएगा और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3N CH3 and CH3. You will get tertiary amine. और अगर एक बार और करा देंगे तो एक एल्काइल ग्रुप और जुड़ जाएगा, देखिए, और इस तरह से आपको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा. दिस इज CH3 whole 4 N positive Cl negative. दिस इज टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, NH4 positive Cl negative, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, उसके चारों H रिप्लेस करके 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए. सो दिस इज योर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. दिस इज योर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट या क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड. तो ये एल्काइलेशन के बारे में आपसे बात हुई. नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एसाइलेशन. एसाइलेशन का मतलब है CH3CO ग्रुप का अटैचमेंट, वो एसाइलेशन कहलाएगा. अब ये CH3CO ग्रुप आएगा कहां से? ये CH3CO ग्रुप कहां से आएगा? देखिए, ये मिल सकता है हमें एसिटाइल क्लोराइड से. जैसे मान लीजिए आप ये रिएक्शन करें, ये हमने एरोमेटिक अमाइन ले लिया आपके लिए, बेंजीनामाइन NH2, और इसका आप एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीटमेंट कराइए, CH3COCl से ट्रीटमेंट कराइए. ये रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, क्योंकि
ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, ये H और ये Cl एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो बेस हमने यूज किया है, ये जो HCl फॉर्म हो रहा है यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट, उसको जल्दी से रिएक्शन मिक्सचर से हटा लेगा, कंज्यूम कर लेगा न्यूट्रलाइज करके। तो इस तरह से यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और ये Cl एलिमिनेट हो गया इन फॉर्म ऑफ HCl। और देखिए क्या होगा, ये जो NH ग्रुप है यहाँ पे NH बचेगा, इसके साथ ये CO CH3 ग्रुप विच इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा, देखिए अगर ये कंपाउंड ये होता, देखिए CH3 CONH2, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इसका नाम हो जाता इथेनामाइड। दिस इज योर इथेनामाइड। अभी क्या किया हमने, इस इथेनामाइड का एक H रिप्लेस कर दिया, H हटाया यहां से और उसकी जगह बेंजीन रिंग लगा दी, जैसे आपको वहां दिखाई पड़ रहा है कंपाउंड में। यहां से H रिप्लेस करके हमने यहां से एक बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग लगा दी। देखिए दिस इज ये वाला कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, दोनों बातें एक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, N डैश फिनाइल। इस N से ये फिनाइल रिंग अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा N डैश फिनाइल इथेनामाइड। दिस इज N डैश फिनाइल इथेनामाइड, N डैश फिनाइल इथेनामाइड हो जाएगा आपका कंपाउंड। तो एसाइल ग्रुप का आना, सब्स्टिट्यूट होना एक H हटके, वो कहलाएगा आपका एसाइलेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एसाइलेशन कहलाएगा आपका। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एन फिनाइल इथेनामाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसलिए क्योंकि आने वाली रिएक्शंस में इसका काफी यूज रहेगा, अभी हम सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी में, ये एसिटाइलेशन जो है वो हम सेकेंडरी अमाइंस में भी करा सकते हैं। देखिए ये सेकेंडरी अमाइन है C2H5 होल ट्वाइस NH, तो यहाँ से ये H और ये एसिटाइल क्लोराइड है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे आप, H से एलिमिनेट हो गया और ये COCH3 ग्रुप जो है इस H को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। सो इट इज N, डाई इथाइल। देखिए ये CH3CONH2 होता तो इथेनामाइड होता, अभी क्या हुआ, इथेनामाइड के दोनों H रिप्लेस करके दो इथाइल ग्रुप लगा दिए और उनका अटैचमेंट किससे, डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से। सो इट इज N, डाई इथाइल इथेनामाइड, N, डाई इथाइल इथेनामाइड। ये एसिटाइलेशन इथेनोइक एनहाइड्राइड से भी कराया जा सकता है। ये H और ये CH3COOH, CH3COOH, ये एलिमिनेट हो गया और ये जो COCH3 ग्रुप बचा आपका, ये इस जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, H की जगह H हटेगा, ये लग जाएगा। तो ये आपके पास होता बेंजामाइड, बेंजीन पर जब, सॉरी बेंजामाइड नहीं है, ये आपके पास ये CH3CONH2 का डेरिवेटिव है, इस बार NH2 का एक H हटा के फिनाइल ग्रुप आ गया, तो ये हो गया N फिनाइल इथेनामाइड। मैंने रिएक्शन जो आपको लिख के दिखाई थी वही है और ये कंपाउंड कहलाता है एसिटेनिलाइड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ऐसा आपको आगे वाली रिएक्शंस में पता चलेगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफी इसका यूज रहेगा हमारे लिए। अब ऐसे ही एक रिएक्शन जो है हम बेंजोइल क्लोराइड से भी करा सकते हैं। अभी तक तो हम करा रहे थे किससे, एसिटाइल क्लोराइड से, ये एसिटाइल क्लोराइड है। अगर हम यही रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करा देंगे तो वो कहलाएगा आपका बेंजोइलेशन। देखिए कैसे कराएंगे, ये हमारे पास कोई प्राइमरी अमीन है C2H5NH2
और इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजीन पर COCl, बेंजीन पर COCl। ये और ये रिएक्शन भी किसी बेस की प्रेजेंस में कराएंगे। वजह ये है यहाँ पर भी H और Cl कंबाइन करके HCl फॉर्म करेंगे और ये जो बेंजोइल ग्रुप का C है ये बॉन्ड डेवलप करेगा C2H5 के साथ। तो बेंजोइल ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है आपका बेंजोइलेशन। ये रिंग को मैंने इधर बना दिया, एक ही बात है। तो अगर ये C6H5CONH2 होता, C6H5CONH2 होता, इसका नाम होता बेंजामाइड। क्या नाम होता? बेंजामाइड। अभी आपने क्या किया, बेंजामाइड का एक H हटा के क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया और इसका अटैचमेंट किससे, N से, तो इसका नाम हो जाएगा N-इथाइल बेंजामाइड, N-इथाइल बेंजामाइड इसका नाम है। दिस इज N-इथाइल बेंजामाइड। तो अगर आप बेंजोइल क्लोराइड से प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन का ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको ये रिएक्शन कहलाएगी बेंजोइलेशन। टर्शियरी अमीन नहीं कर पाएगी क्योंकि टर्शियरी अमीन के पास तो आप देखोगे हाइड्रोजन एटम होगा ही नहीं, तो टर्शियरी अमाइन रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो किससे, बेंजोइल क्लोराइड से, तो ये रिएक्शन क्या कराएगी आपकी, बेंजोइलेशन कराएगी, जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बाइल अमीन रिएक्शन की। ये इस चैप्टर की सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्शन है। एक तो मैंने आपको बताया था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और इसी को हम बोल देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये सभी प्राइमरी अमीन्स का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। जितने भी प्राइमरी अमीन्स हैं यानी कि जिनमें NH2 ग्रुप होगा, ये सभी प्राइमरी अमीन्स का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। चाहे वो अमाइन जो है वो एलिफेटिक हो यानी कि बेंजीन रिंग ना हो, या कोई एरोमेटिक रिंग ना हो, या कोई एरोमेटिक हो, दोनों ही तरह के जो अमाइंस हैं वो ये टेस्ट देते हैं। NH2 ग्रुप आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिलेबस में भी है, प्रैक्टिकल में, उसमें भी आपको आता है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड, तो आपको वहां पे भी जो अमाइन ग्रुप है वो दिया जाता है। लेकिन ये जो अमाइन ग्रुप है जनरली एग्जाम में यानी कि प्रैक्टिकल वाले दिन देना अवॉइड करते हैं। उसकी वजह ये टेस्ट ही है, या आइसोसाइनाइड टेस्ट ही है। इसकी वजह क्या होता है, अगर आप प्राइमरी अमीन जो आपको टेस्ट ट्यूब में मिली है उसमें आप क्लोरोफॉर्म और एल्कली ऐड करके हीट करोगे तो बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनेंगे आइसोसाइनाइड्स। ये जो RNC लिखा है ये क्या है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनेंगे जिनकी स्मेल बहुत ज्यादा फाउल होती है, बहुत ज्यादा खराब स्मेल होती है, और इतनी ज्यादा खराब होती है कि अगर ये लैब में किसी बच्चे ने अमाइन का टेस्ट किया है, कार्बन अमाइन टेस्ट, और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई भी लैब के अंदर रुकना उसका भारी पड़ जाएगा, पता चला पूरी लैब खाली हो जाएगी। तो इसीलिए इस अमाइन को एग्जाम में देना, प्रैक्टिकल खास करके प्रैक्टिकल वाले दिन देने को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं नहीं देते, दे भी देते हैं, लेकिन जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब बच्चा टेस्ट करेगा इसका तो आइसोसाइनाइड्स बनेंगे, और आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस हैं, और किसी का भी लैब के अंदर रुक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली इसको अवॉइड करते हैं। सभी प्राइमरी अमाइंस का 1 डिग्री अमाइंस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, यानी कि अगर आपको डिस्टिंग्विश पूछ ले, कहेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन
एंड डाइमिथाइलमीन, तो आप इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा और ये नेगेटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। यानी कि जो मिथाइलमीन है, जब इसको आप क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ हीट करोगे तो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनेगा। और अगर मिथाइलमीन का केस है तो वो कंपाउंड क्या बनेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ठीक है, तो आपको भोपाल ट्रेजेडी कांड सुना होगा आपने, उसमें भी आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। ठीक है, और उसी की वजह से लगभग 1500 लोग की डेथ हो गई थी, बल्कि और ज्यादा लोग उससे अफेक्टेड, लगभग 2 लाख लोग अफेक्ट हुए थे और शायद 1500 के आसपास नंबर जो है वो डेथ हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये पॉइजनस हो सकता है, सफोकेटिंग हो सकता है। और इसीलिए इसको हम जनरली प्रैक्टिकल वगैरह में देना अवॉइड करते हैं। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मैं कुछ रिएक्शन इसकी आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए कैसे रिएक्शंस लिखी जाती है। ये तो जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, अगर ये रिएक्शन हमें एनिलीन के लिए लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे? दिस इज योर एनिलीन और बेंजीनामाइन when it is treated with chloroform and alkali like KOH, और हीट नहीं भी करेंगे तो भी आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है, लेकिन विंटर्स में थोड़ा सा हीट करना पड़ जाता है, तो आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेंगे। फिनाइल आइसोसाइनाइड NC, या फिनाइल कार्बाइल अमीन भी इनको इसको बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फिनाइल कार्बाइल अमीन। और साथ में आपको KCl मिल जाएगा और वाटर बनेगा। तो जितने भी प्राइमरी अमीन्स हैं वो सभी ये टेस्ट देंगे, विच इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो है ये टेस्ट नहीं देते, तो इसलिए ये टेस्ट सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्शियरी प्राइमरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। लेकिन अगर दो प्राइमरी अमीन्स हैं तो वो इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाएंगे। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मींस HNO2। तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और कन्वर्जन्स में बहुत काम आती है। जहां कहीं भी आपको एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब जिसमें बेंजीनिंग ना हो, अमाइंस को कन्वर्ट करना हो OH में, देखो आप RNH2 की जगह क्या आ गया ROH, कहीं भी NH2 को OH में कन्वर्ट करना हो तो आप उसका ट्रीटमेंट HNO2 से करा दो। होगा क्या? देखिए, पहले जो प्राइमरी अमीन है ये HNO2 से ट्रीट कराने पर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ये एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड है जो हाईली अनस्टेबल होता है। ये जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है, ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है ये बनेगा और जल्दी से वाटर, क्योंकि मीडियम में वाटर प्रेजेंट रहेगा, उससे रिएक्ट करके जल्दी से डाइनाइट्रोजन को रिलीज कर देगा और ये HCl बन जाएगा वाटर का, और जो OH ग्रुप है वो यहाँ एल्काइल ग्रुप के साथ आ जाएगा। यानी कि अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको दिया है, आपको बोले भी कन्वर्ट इथाइल अमीन टू इथेनॉल, तो आप क्या करेंगे? पहले आप इस इथाइल अमीन का ट्रीटमेंट कराएंगे नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। अगर बाई चांस नाइट्रस एसिड अवेलेबल नहीं है तो आप HNO2 की जगह NaNO2 और HCl का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, जिससे ये आपस में रिएक्शन करके NaCl बनाएगा और HNO2 भी बनेगा। जनरली ये रिएक्शन जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही कराई जाती है। और आपको क्या मिलेगा? इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड है ये हाईली अनस्टेबल है, ये 100 में रुक नहीं पाएगा क्योंकि मीडियम वाटर प्रेजेंट रहेगा ही, तो ये वाटर से रिएक्शन करके ये जो डाइनाइट्रोजन है वो पहले एस्केप कर जाएगा। वाटर का जो H पॉजिटिव वो Cl से कंबाइन करके HCl बना देगा, और जो OH बचा वो इस डाइजोनियम सॉल्ट में डाइजोनियम ग्रुप की जगह आ जाएगा। तो ये आपको
NH2 को जहां कहीं भी आपको OH में कन्वर्ट करना है, आपको डाई एजोटाइजेशन करना होगा एलिफेटिक अमाइंस का, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम एरोमेटिक अमाइंस के केस में करेंगे, यानी कि अगर हम एरोमेटिक अमाइंस का ट्रीटमेंट HNO2 से कराएंगे, तो आपने ये रिएक्शन सैंडमियर्स रिएक्शन में पड़ी हुई है कि जो एनिलीन है दैट विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये सैंडमियर्स रिएक्शन में आपने यूनिट 10 में क्लास 12 में पड़ी हुई है। तो ये डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर to form diazonium salts, a very important class of compound used for synthesizing a variety of aromatic compound। ये रिएक्शन आपने सैंडविच रिएक्शन में पढ़ी हुई है, वहां पर ये रिएक्शन इस तरह से लिखी हुई है। देखिए, ये एनिलीन का ट्रीटमेंट जब आप कराएंगे, दिस इज योर बेंजीनामाइन। इसका ट्रीटमेंट जब आप HNO2 से या फिर आप करा दो NaNO2 और HCl मिक्सचर से, तो आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ये रिएक्शन आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराते हो, तो ये आपके पास एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा। और ये डायजोनियम क्लोराइड जो एरोमेटिक है, ये रेजोनेंस की वजह से कैसा होता है, स्टेबल होता है। और सैंडविच रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि इस तरह का जो डायजोनियम सॉल्ट बना है, उसका ट्रीटमेंट अगर आप मिनरल एसिड की प्रेजेंस में CuCl और HCl से करा दो, तो ये N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिप्लेस होकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। ये आपके सामने सैंडविच रिएक्शन मैंने लिख दी, लेकिन सैंडविच रिएक्शन का जो पहला पोर्शन है यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड diazotization, formation of diazonium salt from benzenamine in presence of HNO2 in between 0 to 5 degrees Celsius is called diazotization। यहाँ देखिए ये लिख रहे हैं a very important class of compounds used for synthesis of a variety of aromatic compound। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम है केमिस्ट्री का, और उसमें कोई कन्वर्जन आ गया है आपके करने के लिए, और आपको ये विश्वास है अपने ऊपर कि आप अब एनसीईआरटी के जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो आप कर लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर एग्जाम में कोई कन्वर्जन आ जाए, तो 3 बातें हो सकती हैं, 4 बातें हो सकती हैं। पहली बात, वो कन्वर्जन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या रूट होगा, तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो आपका कोई बाइनेम रिएक्शन से हो रहा हो। बाइनेम रिएक्शन इन द सेंस कैनिजारो है, एल्डोल कंडेंसेशन है, सैंडमियर्स रिएक्शन है, वुड्स है, वुड्स फिटिग है, जितनी भी बाइनेम रिएक्शंस हैं उनसे सॉल्व हो सकता होगा। तो आप पहले उसके बारे में सोचेंगे। दूसरा, आपको लगता है कोई बाइनेम रिएक्शन भी नहीं है, तो फिर आप जाएंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में सोचने के लिए। तब आप ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में सोचोगे, ऐसा तो नहीं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से बन रहा हो। आपको अगर लगता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से भी नहीं हो रहा है, तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास यही वाला बचा कि ऐसा तो नहीं कि कंपाउंड में डायजोनियम सॉल्ट बन रहा हो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा हो, या फिर एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड बन रहा हो। तो फिर आप किसके बारे में सोचेंगे, डायजोनियम क्लोराइड के बारे में सोचेंगे। तो 3 बातें मैंने बताई कि अगर कोई कन्वर्जन आ गया एग्जाम में और आपको बहुत ज्यादा अपने पे विश्वास है कि मैं सारे कन्वर्जन्स में एनसीईआरटी में जो पूछे गए हैं वो मैं कर सकता हूँ, लास्ट ईयर से मैंने किए हुए, उसके बाद भी अगर वो कन्वर्जन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो 4 बातें हैं। पहली क्या है, वो एक बाइनेम रिएक्शन हो सकती है, उसके बारे में सोचोगे बाइनेम रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि बाइनेम रिएक्शन का कोई सीक्वेंस नहीं होता, डायरेक्टली पता करते हैं। जैसे ये रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है कि भाई NH2 की जगह N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ गया, अब इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई कैसे आया, तो बाइनेम रिएक्शन के बारे में आप सोचेंगे। दूसरा मैंने बताया कि आपको लग रहा है बाइनेम रिएक्शन भी कोई नहीं है,
तो फिर आप ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में सोचेंगे कि कहीं कोई रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से तो नहीं हो रही है। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराते थे, प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से कराते थे, सेकेंडरी अल्कोहल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कीटोन से कराते थे तो टर्शियरी अल्कोहल्स बनते थे। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन अगर आप HCN से कराओगे, मीथेन नाइट्राइल से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो एल्डिहाइड्स बनेंगे। आप एसिटल अगर आप कराएंगे इथेन नाइट्राइल से तो कीटोन्स बनेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और अगर कराओगे आप कार्बन डाइऑक्साइड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ये आपने यूनिट 12 में पढ़ा हुआ है। और अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को आपको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना होगा तो किसी भी प्रोटॉन फर्निशिंग कंपाउंड से जो प्रोटॉन दे सकता है उससे आप ट्रीट करा दो। अब आपको लगता है ग्रिग्नार्ड रीजन से भी नहीं हो सकता, then you will think about डाइजोनियम सॉल्ट। कहीं ऐसा तो नहीं डाइजोनियम सॉल्ट से बन रहा। अब तो फिलहाल ये आपके सिलेबस से हट गया डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन आप देखेंगे वैरायटी ऑफ कंपाउंड इससे हम बना सकते हैं। और चौथी बात बता दूं, चौथी बात ये है कि अगर इतना भी सोचने के बाद आपसे कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो पैकअप कर लेना, तुम्हारे बस की नहीं है, फिर पैकअप कर लेना। क्योंकि आपको पूरा विश्वास है भाई हमने तो एनसीईआरटी की एक एक कन्वर्जन की प्रैक्टिस की हुई है, हमसे कोई कन्वर्जन छूट नहीं सकता। हमने 10 इयर्स भी किए हुए हैं, बाइनरी रिएक्शंस भी हमसे सब आती हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन भी से भी नहीं सॉल्व हो रहा है, डायजोनियम सॉल्ट से भी नहीं हो रहा, तो तुमसे फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर तुमने जो है सही तरह से तैयारी की ही नहीं, जिसका आप कह रहे हो कि मैं एनसीईआरटी का हर कन्वर्जन कर सकता हूँ, वो चीज नहीं होगी।